नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज आपका आरआरबी एनटीपीसी एनालिसिस का ये 10वां पार्ट है और इससे पहले 1 से 9 तक प्रोवाइड कर दिया गया, यानी 9 पार्ट आपको प्रोवाइड कर दिया गया। और अगर आप चैनल पे नए तो आप सबसे पहले शुरू से वीडियो जाकर देखिएगा, तो आपको ज़्यादा फायदा करेगा। क्यों? क्योंकि प्रश्न रिपीट होते रहता है और आपको बार बार कॉन्सेप्ट बताया जाता है। कॉन्सेप्ट कहने का मतलब बार बार आपको रिपीट कराया जाता है टॉपिक, तो उससे क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा जब आप बार बार सुनिएगा तो इसलिए आपको हम कह रहे हैं कि आप शुरू से जाकर लगातार एकदम वीडियो देखिएगा। अगर आज से भी आप नए चैनल पे हैं तो आज से आप रेगुलर वीडियो को देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। और इसका आपको क्या करना है, यहाँ आपको आराम से सुनना है और लिखना नहीं, आराम से बिल्कुल सुनना है ध्यान से, जिससे आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। और आपको इसका पीडीएफ दे देंगे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप उतार लीजिएगा आराम से। और आपको टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा। और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों पास भी शेयर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। नहीं तो अन्यथा इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप कहीं से भी अपना तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना पसंद है। तो आप कहीं से भी कर सकते हैं तैयारी, मेरे चैनल से भी कर सकते हैं या कहीं से भी आप कर रहे हैं तो आप वहाँ से करिए, लेकिन एक अस्थायी चैनल से जुड़ जाइए और अपना तैयारी करिए, तो ही आप सक्सेस होइएगा। और किताब से ज़्यादा कोशिश करिएगा, कहीं भी एक चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ से अपना तैयारी करिएगा। तो आइए हम लोग सीधा शुरू करते हैं। तो आज का जो प्रश्न है, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी? भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी? तो भारत में पहली रेलगाड़ी यानी यात्री रेलगाड़ी बोलिए या रेलगाड़ी कब चली थी? तो सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ आपको सिर्फ आंसर नहीं बताया जाता, यहाँ अगर रेलगाड़ी पूछा सबसे पहली बार कब चला था, कहाँ से कहाँ चला, कितना किलोमीटर चला, यानी फुल डिटेल आपको बताया जाएगा। जितना भी आपका ऑप्शन दिया गया उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। तो आपको सिर्फ यहाँ आंसर नहीं बताया जाता, आपको आराम से सुनना है, जिससे क्या याद हो जाएगा। कभी ये भी पूछ सकता है कि किस वायसराय के कार्यकाल में प्रथम बार रेलगाड़ी को चलाया गया, कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है, तो आपको आराम से सुनना है। तो यहाँ प्रश्न है कि भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी? तो ये चला था 1953 में। ये कब चला था? 1953 में। ये जो चला था 1953 में। कब चला था? 1953 में। तो 1953 में चला था। तो उस समय के जो वायसराय कौन था, ये मुद्दा था। तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में, लॉर्ड डलहौजी उस समय के गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चला था। और ये भी पूछता हड़प नीति, तो हड़प नीति किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में। 1848 में लॉर्ड डलहौजी में, इसी के कार्यकाल में 1853 को प्रथम बार रेल यानी रेल शुरू हुआ था, रेलगाड़ी चली थी 1853 में। और इसी के समय में प्रथम बार संचार सेवा मतलब शुरू किया गया और डाक सेवा शुरू किया गया। ये सब सभी इसी के समय में किया गया था। और इसी के समय में एक जो इम्पोर्टेंट है, 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित हुआ। 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित हुआ। और कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और उस समय के गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। तो इसको आप याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछेगा। और कहां से कहां तक चला था प्रथम रेल? तो थाने से मुंबई, थाने से मुंबई, मुंबई से थाने, मुंबई से थाने, मुंबई टू थाने। और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था ये 34 किलोमीटर था। कितना था? 34 किलोमीटर। तो ये भी प्रश्न पूछ लेता कि प्रथम बार रेल कहाँ से कहाँ तक चला? तो मुंबई से थाने, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था? 34 किलोमीटर। कब चला था? 16 अप्रैल 1853 को। और उस समय के गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। और यही अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पारित हुआ था? 1856 में। कौन पारित किए थे?
ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और उस समय के गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। और हड़प नीति किसने लागू किया? तो लॉर्ड डलहौजी। और कब लागू किया था? 1848 में। ये भी पूछा गया प्रश्न है, ये भी पूछा गया प्रश्न, ये भी पूछा गया प्रश्न, यानी सभी पूछा गया प्रश्न है। आपको वही बताया जाता है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आपको कुछ भी बता दिया जा रहा है और दिमाग में आपको भर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो आप आराम से निश्चिंत होकर अपनी तैयारी करिए, कहीं भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये तो हो गया आपका लॉर्ड डलहौजी के। तो 1856 ये भी हो गया। 1857 के क्रांति के समय वाइसरॉय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। और भारत के प्रथम वाइसरॉय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। एक कल प्रश्न आया हुआ था कि भारत के प्रथम वाइसरॉय किसे बनाया गया? तो लॉर्ड कैनिंग को। अगर यही पूछेगा कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। जो प्रथम होता है वो अंतिम होगा, क्यों? क्योंकि जो अंतिम रहता है उसी का पोस्ट का चेंज कर दिया जाता है उसी में, यानी एक तरह से प्रमोशन कर दिया जाता है, उसी को मतलब पोस्ट का नाम चेंज कर दिया जाता है। तो गवर्नर जनरल से वाइसरॉय हो जाता है। तो अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, और प्रथम वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग। तो ये आप याद रखें। और यही पूछ लेगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1853। न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? तो न्यूटन के जो गति का प्रथम नियम है इसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम भी इसको कहते हैं। जड़त्व दो प्रकार, एक गति का जड़त्व होता है और एक विराम का जड़त्व। अगर कोई वस्तु गति में है तो गति का जड़त्व होगा, अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम का जड़त्व होगा। कहने का मतलब अगर कोई वस्तु गति में तो गति में ही रहना चाहता है और विराम में तो विराम में ही रहना चाहता है। तो गति में तो गति का जड़त्व होगा और विराम में तो विराम का जड़त्व होगा। न्यूटन के कितने नियम है? 3। प्रथम नियम से क्या मिलता है? बल का परिभाषा। दूसरा नियम से क्या मिलता है? बल का सूत्र। और तीसरा नियम क्या बताता है? प्रकृति के बारे में, यानी बल का प्रकृति के बारे में बताता है। तो गति के कितने नियम है? यानी न्यूटन के गति कितने नियम है? 3। या गति के नियम बोलिए न्यूटन, यानी 3 नियम है। तो प्रथम से क्या मिलता है? बल के परिभाषा। दूसरा से क्या मिलता है? बल का सूत्र। तीसरा से बल का प्रकृति। इसको आप याद रखिए। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, संवेग का नियम। तो संवेग का सूत्र क्या होता है? P बराबर एम भी। ये भी पूछ लेता है, P बराबर एम भी। P बराबर क्या होता है? एम भी। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दो तरह से प्रश्न पूछ सकता है। एक तो प्रश्न पूछेगा कि भारत देश का मुख्य बिंदु से दक्षिणतम, यानी भारतीय, या बोलेगा भारत देश का मुख्य बिंदु से दक्षिणतम, यानी मुख्य बिंदु कौन सा है? 1 मिनट देखिए, इसमें दो तरह से प्रश्न क्या क्या पूछेगा। एक तो पूछ लिया कि भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न पूछेगा मुख्य भूमि से भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। दो तरह से प्रश्न पूछेगा, एक मुख्य बिंदु यानी मुख्य भूमि से, और एक प्रश्न पूछेगा सिर्फ भारत देश का दक्षिणतम बिंदु। तो इसका जो राइट आंसर होगा, भारत देश का जो दक्षिणतम बिंदु है यह है इंदिरा पॉइंट। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। लेकिन यही पूछता मुख्य भूमि से तो क्या हो जाता? केप कोमोरिन बोलिए या कन्याकुमारी। केप कोमोरिन या कन्याकुमारी। कन्याकुमारी का ही दूसरा नाम है केप कोमोरिन, ठीक है। तो ये मुख्य भूमि से क्या है? दक्षिणतम बिंदु। भारत के मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु कौन है? कन्याकुमारी या केप कोमोरी, यानी दोनों का ही नाम है, कन्याकुमारी का ही नाम है। अगर यही पूछे भारत देश का दक्षिणतम बिंदु, इसका कहने का मतलब है अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में बात कर रहा है। समझ रहे बात को? तो इसका आंसर क्या होगा? इंदिरा पॉइंट। तो देखिए यहां 1 मिनट देखिए, ये जो आपका हो जाएगा भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। और ये अगर ज्यादा प्रश्न को टफ बनाया तो पूछ सकता है भारत देश का जो दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है। अंडमान निकोबार ऑप्शन नहीं देगा, ग्रेट निकोबार देगा। इस तरह से ऑप्शन देता है, ग्रेट निकोबार और लघु निकोबार, मतलब तो इस तरह से आपको ऑप्शन देगा।
तो अंडमान निकोबार नहीं देगा तो इसमें आंसर जो होता है, जो इंदिरा पॉइंट स्थित है कहाँ, ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट। तो इसको आप याद रखिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार में। यही पूछ लेगा दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि से भारत के, तो क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी या केप कमोरिन। तो ये कितना डिग्री पर है, 8 डिग्री 4 मिनट। और ये कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। ये प्रश्न पूछेगा। और यही अगर पूछ लेगा भारत देश का उत्तरोत्तर बिंदु, तो कौन सा, इंदिरा कॉल, ये कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर, 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट, इसको हम 6 मिनट पढ़ते हैं, 37 डिग्री 6 मिनट। तो यह हो जाएगा। लेकिन दो को तो आपको आंसर मालूम रहता है, एक दक्षिणतम एक उत्तरोत्तम। दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार यानी ग्रेट निकोबार में स्थित है। और यही पूछ लेगा उत्तरोत्तर बिंदु, तो इंदिरा कॉल जो कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। लेकिन अगर पूछ लेगा पश्चिमोत्तर यानी पश्चिम, भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा गुहार मोथा जो गुजरात में स्थित है। ग से गुहार मोथा, ग से गुजरात। और यही पूछ लेगा पूर्वोत्तर बिंदु, तो क्या हो जाएगा की बीथू जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये तो 4 प्रश्न बनेगा। और प्रश्न बनेगा कि भारत जो स्थित है, भारत स्थित है, ये पूछता प्रश्न देगा 8 डिग्री, आप यहाँ देख सकते हैं 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट आपको दिखाई दे रहा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में भारत स्थित है। इसका कहने का मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा। तो जैसे में मान लीजिए ये पूरा पृथ्वी है, ये क्या पूरा पृथ्वी है, पृथ्वी को हम 2 भागों में बांटते हैं। यहाँ पृथ्वी से पूरा लिया जाता है, ये नहीं कि आप ले लीजिएगा कि जो निचले वाला उसको हम बोल देंगे दक्षिणी अक्षांश, ये ऐसा नहीं लीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। आपको पूरा पृथ्वी से लेना है। ये पूरा पृथ्वी है, तो पूरा पृथ्वी के एक बार जब बांटेगा इस तरह से, तो ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, और ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। ये क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध। इस तरह से बढ़ता। और एक जो लेगा, ये मान लीजिए कि हम इधर से बांटेगा, तो जब इधर से बांटेगा तो इसको बोलेगा पश्चिमी गोलार्ध। आप मेनली जानते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो यहां से अगर आप प्रश्न पूछेगा कि भारत स्थित है, तो गलत आप कर दीजिएगा, पश्चिमी गोलार्ध, और ये हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध, ये हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध, ये क्या हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध। तो जो भारत स्थित है वो कहाँ स्थित है, यहाँ। जो भारत स्थित है यहाँ स्थित है। तो आप बताइए कि जब यहाँ स्थित है यानी यहाँ स्थित है, भारत कहाँ स्थित है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। तो जब भारत वहाँ स्थित है, तो इसका कहने का मतलब है कि इस तरह से अगर बांटेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, यानी इसको। तो आप बताइए कि भारत कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में। तो अगर ऑप्शन दोनों है तो दोनों आपको मारना पड़ेगा मेन रूप से। अगर ऑप्शन में ये नहीं देगा कि उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में, तो आप आंसर उत्तरी गोलार्ध मार सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट ऑप्शन दे रहा है कि उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी गोलार्ध, यानी इधर से लेंगे तो ऊपर उत्तरी गोलार्ध होगा और इधर से लेंगे तो इधर पूर्वी गोलार्ध होगा। तो जो भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ जो भारत स्थित, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट होगा, भारत यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, तो इसी को हम बोलते हैं 8 डिग्री 4 मिनट। तो आप बताइए कि उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में, तो हम बोलेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, इसको हम बोलते हैं ऊपर वाला को उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से यहाँ 37 डिग्री
6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश में ही भारत है, मतलब उत्तरी से उत्तरी में ही जाना है। ये नहीं कि आप नीचे वाला को दक्षिणी कर दीजिएगा अक्षांश, ऊपरी वाला को उत्तरी अक्षांश, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत जो स्थित है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और उसी तरह से अगर इधर से लेंगे तो पूर्वी हो जाएगा, तो यानी बोलेंगे यहाँ कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गोलार्ध से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी गोलार्ध। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इस तरह से यहाँ समझ सकते हैं। तो इसमें तो ये आपका हो गया। तो ये पूछेगा कि भारत स्थित कहाँ स्थित है, ये दो तरह से प्रश्न पूछेगा, तो इसको आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। इसको हम टेलीग्राम चैनल पे दे दिए हैं लिंक, वहाँ सब देख लीजिएगा आराम से। ये पूछो, एक दूरी पूछता है, क्या पूछेगा दूरी, कि जो भारत का जो दूरी है उत्तर से दक्षिण कितना, उत्तर से दक्षिण विस्तार भारत का कितना है, तो कितना हो जाएगा 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर क्या है भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार है। यही पूछेगा पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम भारत का विस्तार कितना, तो 2933 किलोमीटर। और कभी कभी दोनों का अंतर पूछ लेता, कभी कभी क्या पूछता अंतर, तो दोनों का अंतर कितना, तो दोनों का अंतर आपको निकालना है, तो आप अंतर निकाल सकते हैं इस तरह से। तो 1 हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 2। देखिए 4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा, और 11 में से 3 हो जाएगा 8, और यहाँ बचा कितना 11 यानी 10 में से 9 जाएगा 1, 11 में से, ठीक है, कितना हो जाएगा 281, कितना हो जाएगा 281। तो आपको इतना याद रखना है कि जो पूरब से पश्चिम भारत का विस्तार है कितना है 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इतना पॉइंट है जो आपको याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इसमें पॉइंट है, आप यहाँ याद रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ दिया गया एक सीमा, कौन सा देश से कितना लगता है, ये भी दिया गया। तो इसमें समझ लीजिए ना कि यहाँ से सिर्फ आपका जो प्रश्न बनेगा 30-40 प्रश्न बन जाएगा। तो सोचिए, आप ये सोच रहे हो कि एक दिन में आपको 20 प्रश्न कराया जाता है, अगर आपको प्रश्न हम जोड़ने लगेंगे तो समझ लीजिए 200 प्रश्न कराया जाता है एक दिन में। क्यों? क्योंकि आपको बताएं वहाँ डलहौजी के बारे में, तो उसमें सिर्फ आपको 10 से 15 प्रश्न बता दिए। तो इस तरह से आपको बताया जाता है। तो आप आराम से चैनल से जुड़िए और अपना तैयारी करिए, लेकिन हाँ आपको नोट करते जाना है, तो आपको फायदा करेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको नोट कर लेना है, कहाँ से, टेलीग्राम चैनल से जुड़ना, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा और आराम से नोट कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ही अगर पूछता मुख्य भूमि से तो कन्याकुमारी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए क्या है, बहुत ही आसान है, क्योंकि जितना भी मुख्यालय था सारा आपको एक दिन पूरा बताया गया था, जितना भी मुख्यालय है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। जो यूनिसेफ का मुख्यालय है ये कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क जो कहाँ पड़ता है? USA में, USA में। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें से हम आपको बताया था कि अगर पूछेगा यूनाइटेड नेशन का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को, और हेड क्वार्टर का न्यूयॉर्क USA में। यही पूछेगा WHO, तो WHO का स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को, और स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को, विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्यों? क्योंकि इसका स्थापना हुआ था WHO को, WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय कहाँ? जिनेवा स्विट्जरलैंड। और एक और जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय किसका? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यूनेस्को, इसका स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था, पेरिस फ्रांस में मुख्यालय है। अगर यूनिसेफ की बात करें तो 1946 में, लेकिन आपको मुख्यालय ज़्यादा याद रखना है, डेट तो उतना याद नहीं रहेगा, लेकिन मुख्यालय आप याद रखिएगा, न्यूयॉर्क USA में। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1944 में वाशिंगटन DC। FAO इसका मुख्यालय कहाँ? 16 अक्टूबर 1945 को, रोम इटली। और इसी के स्थापना में क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस।
तो इसका स्थापना कब हुआ था? FAO का स्थापना कब हुआ था? 1945 में। यही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो स्थापना हुआ था 1995 में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। यूनेस्को का स्थापना, तो आपको बता दें यूनेस्को का स्थापना, और इसका फुल फॉर्म क्या था? द यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या था? द यूनाइटेड नेशन। UN जहां भी मिलेगा तब को लगा देना द यूनाइटेड नेशन। उसके बाद लिखना इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। और नाटो का मुख्यालय कहाँ? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन 4 अप्रैल 1949 का स्थापना हुआ था। और यही पूछेगा SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 15 जून 2001 को, बीजिंग चीन में मुख्यालय है। तो इसको आपको याद रखना है, इतना जो इंपॉर्टेंट है इसको क्या रखना है? याद रखना। इतना हो गया। तो इसका जो आंसर होगा यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखिए प्रश्न आ ही गया, अभी तुरंत आपको बताते हैं कि विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था? 1956 में। और उस समय के जो गवर्नर जनरल था कौन था? लॉर्ड डलहौजी। और इसी के समय प्रथम बार रेल शुरू किया गया 1853 में। इसी के समय में प्रथम बार संचार शुरू किया गया। और इसी के समय में और क्या शुरू किया गया था? और इसी के समय में हड़प नीति शुरू किया था। हड़प नीति किसने शुरू किया था पूछता तो लॉर्ड डलहौजी। यानी सारा प्रश्न पूछेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। और कौन लाए थे? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर इससे जुड़े हुए थे। चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ नहीं तो मेथनोइक अम्ल दिया, नहीं तो फॉर्मिक अम्ल दिया। अगर फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल का ही जो व्यापारिक नाम एक तरह से बोले फॉर्मिक अम्ल है, मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं दिया। तो इतना तो आप जानते हैं कि लैक्टिक अम्ल जो दूध या दही में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दूध या दही में। और एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। टार्टेरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। तो इसका जो आप इस तरह से भी छाट सकते हैं तो मेनोजोइक अम्ल हो जाएगा। यहाँ देखिए जो इंपॉर्टेंट है लगा हुआ। अगर पूछेगा नींबू नारंगी तथा संतरा में सिट्रिक अम्ल, सिरका तथा अचार में एसिटिक अम्ल, सिरका तथा अचार में एसिटिक अम्ल। यही पूछेगा दूध या दही, दूध या दही। तो दूध या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल। इमली या अंगूर टार्टेरिक अम्ल। लाल चिट्टी फॉर्मिक अम्ल। लाल चिट्टी बोलिए या चिट्टी का डंक मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। आप इसको याद रखें, मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। चाय में टैनिक अम्ल। सोडा वाटर कार्बनिक अम्ल। और टमाटर ऑक्सजेलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्सजेलिक अम्ल। टमाटर ऑक्सजेलिक अम्ल। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को डॉट डॉट की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि उन्हें स्वच्छ स्वास्थ्य सर्वत्र के तहत सफाई स्वच्छता एवं संक्रमण नियंत्रण के मानकों को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके। एक करेंट का प्रश्न है तो ये CBT 2 में भी पूछ सकता है। 10 लाख, कितना? 10 लाख दिया गया था। अगला प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से किस भारत के लौह पुरुष आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से
जाना जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है। बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह। और कब हुआ था? 1928 में। कब हुआ था? 1928 में। और इसी आंदोलन में तो बारदोली सत्याग्रह की महिलाएं, बारदोली सत्याग्रह की महिलाएं सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। तो ये भी प्रश्न पूछता है किस आंदोलन की महिलाएं? तो बारदोली सत्याग्रह, इसको आप याद रखिए। और बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। और इससे कौन जुड़े थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नरेंद्र मोदी तो आप जान ही रहे, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष। और नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। और पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। और इनका नारा क्या था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। तो ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? तो जो अजमेर है कहाँ स्थित है? राजस्थान में। तो जो अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और ये जो ऑप्शन ए तेरा, इनके गुरु कौन थे? बाबा फरीद, बाबा फरीद। तो ये इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखिएगा। अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, क्योंकि वहीं इनका मृत्यु हो गया था। अगला प्रश्न पे चलते हैं। किस शहर में किसी एक माह के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अधिकतम और न्यूनतम व्यय का अंतर सर्वाधिक है? अधिकतम और न्यूनतम व्यय का अंतर सर्वाधिक है। प्रश्न बोल रहा है कि किसी शहर में किसी एक माह के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अधिकतम और न्यूनतम व्यय का अंतर सर्वाधिक है। तो ये कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। ये कहाँ? चंडीगढ़ में। ये भी करंट का प्रश्न है, सेम प्रश्न लग गया। देखिए ये भी करंट का प्रश्न है कि जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उच्चतम न्यायालय की नवनिर्मित इमारत का उद्घाटन किया, जिसका निर्माण कार्य भारतीय सहयोग से पूर्ण किया गया था। और कहाँ किए थे? तो मॉरिशस में। कहाँ किए थे? मॉरिशस में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये सब करंट का प्रश्न है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद के पहले पद से है। तो जीव स्वाद, जो जीव क्या बताता है? स्वाद बताता है। तो फेफड़े से हम लोग क्या लेते हैं? श्वसन। फेफड़े से क्या लेते हैं? श्वसन। फेफड़े से श्वसन लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। लिख रहा है कि नवंबर 2020 तक नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर हैं? तो ऑप्शन नंबर सी 22। इसमें से जो इंपॉर्टेंट था उसको हम लिखाए थे, आपको बताया था। अगर आपसे पूछ लेगा कैगा, अगर पूछेगा कैगा तो कर्नाटक, ये सब नोट करा दिया गया आपको। कैगा, कैगा ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक। जो कैगा स्थित है कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। कैगा आपसे पूछेगा तो कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। तारापुर, तारापुर,
महाराष्ट्र में तारापुर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। पूछेगा तारापुर तो तारापुर कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र। यही अगर आपसे पूछ लेता है काकरापारा, और ये भी प्रश्न सारा प्रश्न पूछा गया, काकरापार ये गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। ये कहाँ स्थित है? गुजरात में। नरौरा उत्तर प्रदेश, नरौरा यूपी में स्थित है। और एक है कलपक्कम, तो कलपक्कम तमिलनाडु। कलपक्कम कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। तो फिर से देखिए, कैगा कर्नाटक में स्थित है, तारापुर महाराष्ट्र में, काकरापार गुजरात, नरौरा यूपी यानी उत्तर प्रदेश, कलपक्कम तमिलनाडु में। और टोटल कितने हैं? 22। और जो इंपॉर्टेंट है, इतना में से आपको कोई भी पूछ सकता है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अठारह सौ 75 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना? तो कौन किया था स्थापना? सैयद अहमद खां। मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मोहम्मद अली जिन्ना तो पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल, ये पाकिस्तान के क्या थे? प्रथम गवर्नर। आप इसको याद रखिएगा। और डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, और कैवे नंबर के थे? तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सैयद अहमद खां। क्यों स्थापना किए थे? क्योंकि ये जो चाहते थे ना, मुस्लिम समुदाय जो है सभी, यानी प्रशासनिक में भी जाए, यानी ये मुस्लिम समुदाय को मतलब ऊंचा उठाना चाहते थे, मतलब सभी क्षेत्र में भाग ले, मतलब समाज में बराबर। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था? दिल्ली का जो जामा मस्जिद था, निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ? देखिए, निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ, तो शुरू तो जो हुआ था, स्टार्ट कब हुआ था? स्टार्ट हुआ था 1650 में हुआ था। और कौन शुरू किया था? शाहजहां। और बनकर तैयार 6 साल बाद हुआ था, यानी इसका जो आंसर होगा 1656 में। तो पूरा कब हुआ था? 1656 में। दोनों आप याद रखिएगा। शुरू कौन किया था? तो शाहजहां। और शुरू कब किया था? 1650 में। बनकर तैयार हुआ 1656 में। जीसेट 31 क्या है? तो ये दूरसंचार है, दूरसंचार उपग्रह है। और यही पूछेगा चंद्रयान कब लॉन्च हुआ था? तो 22 अक्टूबर 2008 को। चंद्रयान कब लॉन्च हुआ था? 22 अक्टूबर 2008 को। किस यान के द्वारा किया गया था प्रक्षेपित? PSLV C11 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को। अगर चंद्रयान सेकंड पूछेगा तो 22 जुलाई, चंद्रयान सेकंड 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था। और यह किस यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो GSLV MK यानी मैक 3 MK3 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था चंद्रयान सेकंड। और मंगलयान कब प्रक्षेपित किया गया था? 2013 में। 2013 में। और ये किस यान के द्वारा प्रक्षेपित किया था? PSLV C25 के द्वारा किया था, यानी C25 के द्वारा किया गया था इसको प्रक्षेपित। किसको? तो मंगलयान को। और कब? 2013 में।
इसको याद रखिएगा। यही पूछेगा गगनयान, तो गगनयान कब तक प्रक्षेपित किया जाएगा, तो था 2022 तक लक्ष्य इसका, लेकिन हाल ही के जो खबर आया कि दिसंबर 2021 में प्रक्षेपित किया जाएगा। और गगनयान मानव युक्त, यानी कितने मानव जाएंगे, 3 मानव युक्त प्रथम गगन अंतरिक्ष यान है भारत का। तो गगनयान कब प्रक्षेपित होगा, दिसंबर 2021 में। कितने जाएंगे, 3। और किस यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, तो GSLV, जो चंद्रयान जो सेकेंड किया गया था ना प्रक्षेपित, उसी यान के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था, यानी GSLV MK3 यानी मैक 3 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था गगनयान को। तो अब सारा प्रश्न आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब। अगला प्रश्न पे चलते हैं। गांधी स्मृति एवं दर्शन स्मृति का गठन कब किया गया था, तो ये जो गठन किया गया था सितंबर 1984 में किया गया था। कब किया गया था, सितंबर 1984 में। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा ... पर अपनी विजय के प्रतीक रूप में बनाया गया था। तो ये गुजरात के जो विजय किया था उसी के याद मतलब प्रतीक के रूप में बनाया। कौन, तो ये भी डायरेक्ट प्रश्न पूछा, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा किसने बनवाया। यहाँ 4 प्रश्न बनेगा इसमें। पहला कि बुलंद दरवाजा किसने बनाया, अकबर। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है, फतेहपुर में। और यह भी प्रश्न पूछेगा फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजा किसने बनाया, अकबर ने बनाया। तो ये सभी प्रश्न पूछेगा कहाँ, गुजरात में स्थित है। और किस विजय के, तो गुजरात। टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है, टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है, तो ये सूची वृक्ष से निकाला जाता है, जिसको ये बोलते हैं सूची वृक्ष से निकाला जाता है टैक्सोल। टैक्सोल किससे निकाला जाता है, सूची वृक्ष से। देखिए यहाँ यही आपका टैक्सोल, ये जो है क्या है, ये आपका टैक्सोल है। इस तरह से होता है कुछ, तो ये आपका क्या है, टैक्सोल है। तो ये आप शुरू में भी आप देखोगे। तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए। और अगर प्रश्न पूछेगा कि पर्यावरण का आतंकी किसे कहा जाता है, तो लिप्टस को पर्यावरण का आतंकी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जहां भी लगाया जाता है वहां का जो पानी होता है क्या करता है, सोख लेता है। तो जब पानी सोखेगा तो पर्यावरण को नुकसान होगा, इसलिए उसे पर्यावरण का आतंकी कहा जाता है, लिप्टस को। पेड़ है एक प्रकार का। सुशील कुमार ने किस खेल के लिए ओलंपिक पदक जीता था, तो कुश्ती। सुशील कुमार कुश्ती से संबंधित है, तो जो जिससे संबंधित उसी में स्वर्ण पदक जीतेंगे, या कोई भी पदक जीतेंगे तो जो जिससे संबंधित उसी से न जीतेगा। तो सुशील कुमार किससे संबंधित है, कुश्ती से, तो ओलंपिक में पदक जीता। तो ये किस खेल से संबंधित है, कुश्ती। तो हाल ही में ओलंपिक हुआ है, तो ओलंपिक जब 32वां ओलंपिक हुआ हाल ही में टोक्यो में, तो इससे रिलेटेड प्रश्न पूछेगा। तो भारत कितने पदक जीता, 7 पदक। कैमा स्थान पे, 48वां स्थान पे। और इससे रिलेटेड आपको जितने भी व्यक्ति हैं सारा का नाम याद रखना। तो जैसे में पूछेगा कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, क्यों, क्योंकि गोल्ड मेडल जीते। तो जाहिर सा बात है कि पूछेगा प्रश्न। तो किससे संबंधित है, जेवेलियन थ्रो से संबंधित है। तो जो भी आप उसको एक बार देख लीजिएगा। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चली थी, तो जो पहला चला था कहां से कहां तक चला था, फर्स्ट। तो फर्स्ट हो जाएगा दिल्ली से, दिल्ली टू वाराणसी, दिल्ली टू वाराणसी। दिल्ली टू वाराणसी, दिल्ली टू वाराणसी चला था फर्स्ट। और स्पीड कितना, 180 किलोमीटर पर आवर। वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से वाराणसी फर्स्ट चला था। स्पीड कितना, 180 किलोमीटर पर आवर। सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी भारत की सबसे तेज। और जो सेकेंड चला था दिल्ली से कटरा। और ये जो कटरा स्थित है, कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में।
जम्मू एंड कश्मीर में कटरा स्थित है। तो अब याद रखिएगा, नई दिल्ली से कटरा, यहाँ भी नई दिल्ली कर लीजिएगा। नई दिल्ली से वाराणसी 180 किलोमीटर पर स्पीड है किसका, तो वंदे भारत एक्सप्रेस का। और भारत का जो यह सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है। टेलीकॉम क्षेत्र में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है। टेलीकॉम क्षेत्र में तो आई से तो इंटरनेट आप समझ सकते, तो सभी में इंटरनेट दिया गया, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये क्या करता है, इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। तो आइए हम एक बार रिवीजन करा देते हैं आपको। टेलीकॉम का क्षेत्रफल पूछेगा, क्षेत्रफल नहीं, टेलीकॉम क्षेत्र में पूछ रहा है कि टेलीकॉम क्षेत्र में, क्षेत्रफल नहीं बोलिएगा। टेलीकॉम क्षेत्र में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या, तो बोलेंगे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। दूसरा वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से कटरा, पहला पूछेगा तो दिल्ली से वाराणसी। सुशील कुमार कुश्ती से संबंधित है। टैक्सोल सूची ब्रिज से प्राप्त किया जाता है। फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजे किसने बनाया, अकबर। कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है, यानी गुजरात के विजय, गुजरात जो विजय था उसके मतलब जीत के उपलक्ष्य में बनाया था। गांधी स्मृति एवं दर्शन स्मृति किससे संबंधित है, देखिए गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति कब स्थापना होता है, सितंबर 1984 में। जीसैट संचार उपग्रह है। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण कब पूरा हुआ था, तो 1656 में। शुरू कब हुआ था, 1650 में। और मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो सैयद अहमद खान। कब किए थे, तो 1875 में। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर हैं, तो वाइस कैगा कहाँ स्थित, कर्नाटक। तारापुर महाराष्ट्र। काकरापार गुजरात। नरौरा उत्तर प्रदेश। कल्पाकम तमिलनाडु। जीव स्वास्थ्य से संबंधित है, फेफड़ा श्वसन हो जाएगा। जुलाई, तो ये आप याद रखिएगा। किसी शहर में किसी एक माह के दौरान, तो चंडीगढ़, पूरा पढ़ लीजिएगा। इस पर सेम प्रश्न है। अजमेर, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनमें से किस भारत को लौह पुरुष, सरदार वल्लभ पटेल। सरदार वल्लभ पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो ये 10 लाख। यहाँ से प्रश्न पूछेगा, नींबू और नारंगी संतरा, सिट्रिकम सिरकाचार, एसिटिकम दूध या दही, लैक्टिकम मक्खन, व्यूट्रिकम, इमली अंगूर, टर्टरेलिक अम्ल, लीची या चिट्टी, लाल चिट्टी लिख रहा है, फॉर्मिक अम्ल। लाल चिट्टी बोले या चिट्टी बोले, फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल। चाय बोलेगा टैनिक अम्ल, चाय में टैनिक अम्ल। सोडा वाटर कार्बनिक अम्ल, टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल। चिट्टी के डंक, तो यहाँ दो में से कोई भी नहीं दिया, नहीं तो फॉर्मिक अम्ल दिया, नहीं तो मेथनोइक अम्ल। मिनेनोइक अम्ल दिया। विधवा पुनर्विवाह 1856 कौन संबंधित है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यूनिसेफ न्यूयॉर्क में। ये वर्ल्ड पूछेगा, WHO जिनेवा, WTO जिनेवा, ये सब याद रखिएगा प्रश्न। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार में। न्यूटन के गति का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। बल का परिभाषा मिलता है, और दूसरा नियम से बल का सूत्र, तीसरा नियम से बल का प्रकृति। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चलाया गया था, भारत में पहली रेलगाड़ी तो 1853 में। उस समय के गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौजी। और इसी के समय विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित हुआ 1856 में। इससे कौन संबंधित है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हड़प नीति किसने लागू किया, लॉर्ड डलहौजी। और प्रथम रेल कहाँ से कहाँ चलाई गई थी, तो मुंबई से थाने। डिस्टेंस कितना था, 34 किलोमीटर। तो आज का प्रश्न जो भी था वो आपका सारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको अगर कहीं थोड़ा बहुत वॉल्यूम में प्रॉब्लम होता है, आवाज़ में प्रॉब्लम होता है, तो आप उसको एडजस्ट करिएगा, उसको सही कर लिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक और कमेंट जरूर करें। हम सारा कमेंट पढ़ते हैं, और जो भी आपका प्रॉब्लम होता है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।